लेट्स बिगिन द सेशन। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को आज, काफी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा एंड काफी अच्छे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। सो I will ask at the end few questions also so that I can understand you understood something or not in the session। चलिए तो जल्दी से बता दे, रेडी हैं सब लोग? ओके फाइन, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला चीज, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब ये मशीन लर्निंग एग्जैक्टली है क्या? मशीन लर्निंग मैंने कल आपको बताया क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग ऑन द ब्रॉडर वे। फर्स्ट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, नेक्स्ट वन इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आई हैव रिटन सम स्टेटमेंट्स डाउन साइड, बट उनका मीनिंग अभी आपको समझ में नहीं आएगा। पहले एक काम करते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं और लेट्स स्टार्ट विद दिस सुपरवाइज्ड लर्निंग। लेट्स स्टार्ट विद दिस, एक एक करके तीनों को देखेंगे एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स आर। फाइन, तो चलिए पहले देखते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग की डेफिनेशन है, ये देखिए। सुपरवाइज्ड लर्निंग इज द मशीन लर्निंग टास्क ऑफ लर्निंग अ फंक्शन दैट मैप्स एन इनपुट टू एन आउटपुट बेस्ड ऑन एग्जांपल इनपुट आउटपुट पेयर्स। समझ में आया? सर कुछ ही समझ में नहीं आया। सुनिए, मैंने आपको सुपरविजन के थ्रू एक ट्रेनिंग दे रखी है कि इफ दिस इज द केस दिस इज द आउटपुट, दिस इज इफ दिस इज द केस व्हाट इज द आउटपुट। तो आपके पास ऑलरेडी ट्रेनिंग है कि अगर इनपुट में ये आया तो आउटपुट में ये आएगा। ठीक है, इनपुट में ये आया तो आउटपुट ये मिलेगा, इनपुट ये आया तो आउटपुट ये मिलेगा। अब आपको देखना है कि इनपुट अगर ये आया तो आउटपुट क्या आएगा, उसे बोलेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग। मतलब आपको आउटपुट पता है, बस आपको करेक्ट आउटपुट में मैप करना है कि जितने आउटपुट पॉसिबल हैं उनमें से कौन सा आउटपुट इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आएगा। दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, एक छोटे से बच्चे को जब स्कूल में पहली बार सिखाया जाता है कुछ, उसे बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि उन्हें जितने इनपुट या क्वेश्चंस क्लासरूम में कराए जाते हैं उनके आउटपुट दिए जाते हैं, उनको समझाए जाते हैं कि अगर ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये लिखना है, ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर ये लिखना है। जब उनके एग्जाम लिए जाते हैं तो एग्जाम में भी क्वेश्चन हमेशा देखा हुआ ही आता है। जब छोटे बच्चों के एग्जाम्स होते हैं उनको देखा दिखाया क्वेश्चन आता है यस, तो जो क्वेश्चन उनको दिया गया है उसका आंसर उन्हें पता होता है कि इन सारे में से ही एक आंसर मुझे लिखना है, कौन सा वो बता दिया जाता है। दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब कि आपको आउटपुट क्या होते हैं सारे पता है, उनमें से एक आउटपुट देना है। और थोड़ा क्लियर होगा जब हम सुपरवाइज्ड लर्निंग को थोड़ा और मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग इज वेयर यू हैव इनपुट वेरिएबल x and an output variable y and you use an algorithm to learn the mapping function from input to output। अब आपके पास इनपुट दे रखे हैं, आउटपुट भी गिवन है, आपने एक ऐसा फंक्शन तैयार किया जिससे इनपुट से आउटपुट मिलने का लर्निंग मिल जाए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैंने दिया कि अगर x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 4, x की वैल्यू अगर है 3 तो y की वैल्यू आ रही है 5, x की वैल्यू अगर 4 तो ये आ रहा है 6, ये है 5 तो ये है 7। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज इक्वल टू x प्लस 2। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा कि अगर x की वैल्यू बताओ 102 है तो व्हाट शुड बी y की वैल्यू क्या आएगी? आपको क्या दिया गया था? ये दिस वॉज गिवन टू यू। आपने क्या किया? इसको ऑब्जर्व करके लर्निंग की और लर्निंग के थ्रू इस मैपिंग फंक्शन को सीखा। और जब ये मैपिंग फंक्शन सीख गए तो आपको अगर कोई भी x की वैल्यू एज इनपुट दिया गया तो क्या आप y निकाल सकते हो? जी हां, निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक इनपुट वेरिएबल x था, आउटपुट वेरिएबल y था, दोनों गिवन थे। जी हां, आपने लर्निंग की, आपकी एल्गोरिदम को सिखाया, ये वाला फंक्शन उस एल्गोरिदम ने निकाला। और अब आपका जो गोल है वो क्या है? टू अप्रोक्सीमेट द मैपिंग फंक्शन। इस मैपिंग फंक्शन को इतना अप्रोक्सीमेट कर दिया जाए कि जब भी कोई नया वैल्यू x का आए तो आप y वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सके सही तरीके से। बट ये y की वैल्यू जो भी होगी वो आपको पता रहेगी कि इनमें से ही कुछ होने वाला है।
राइट, इसे बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, रुकिए, और एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। इस सुपरवाइज्ड लर्निंग में दो टाइप की लर्निंग होती है, एक होती है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। अब ये दोनों अलग अलग क्या हैं और किस तरीके से इनके आउटपुट या किस तरीके से सुपरवाइज लर्निंग में आएंगे और इनमें क्या किस टाइप की लर्निंग होती है, एक एक करके देखेंगे। आप लोग अगर रेडी हैं तो स्टार्ट करें, आगे चलें। अभी तक का क्लियर है सब लोगों को? सुपरवाइज्ड लर्निंग समझ में आई? सुपरवाइज्ड लर्निंग समझ में आई आप लोगों को? अगर समझ में आया तो यस नो बोलते जाएं। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट थिंग विच इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है? क्लासिफिकेशन वर्क्स ऑन अ डिस्क्रीट वैल्यूड फंक्शन एंड रिग्रेशन वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन। अब बोलोगे सर मैथमेटिक्स में कुछ ज्यादा चले गए। हम आज मैथमेटिक्स बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट द बेसिक थिंग, दिस इज जस्ट द बेसिक थिंग। कैसे? देखिए, मैं एक 10 साल के बच्चे को सिखा देता हूं कि देखिए, अगर एक फ्रूट मैंने आपको दिया है, रेड कलर का है, ठीक है, उसमें ऊपर की तरफ में है ना, जो फ्रूट है, फ्रूट में ऊपर की तरफ से छोटा सा होल टाइप है, एक छोटा सा क्या बोलते हो उसे, एक जो स्टेम के थ्रू कनेक्टेड एक छोटा सा ग्रीन कलर का आपको एप्पल के साथ कनेक्टेड वो मिलेगा। डंठल बोलते हैं हम हिंदी में, मुझे इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आ रहा उसके लिए, बट आप समझ पा रहे हो राइट? तो मैंने उसको बच्चे को पहले ट्रेन कर दिया कि ये देखो, ये वाला जो रेड कलर का थोड़ा चेरी कलर का एक पर्टिकुलर इतना बड़ा अगर फ्रूट आएगा तो इसको एप्पल बोलते हैं। फिर ऑरेंज कलर का ये वाला फ्रूट आएगा जो पूरा राउंड रहता है तो उसे बोलते हैं ऑरेंज। फिर इतनी सी छोटी सी रेड कलर की एक और फ्रूट आएगा जिसको हम चेरी बोलते हैं। तो मैंने पहले एक छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दे दी, रोज रोज सिखा रहा हूं, रोज रोज सिखा रहा हूं, रोज रोज सिखा रहा हूं। अब 10 दिन बाद मैंने उसके सामने एक फ्रूट लाके रख दिया, देखो ये फ्रूट, अब बताओ ये फ्रूट कौन से टाइप का है? तो उससे पता है कि 3 टाइप के ही फ्रूट्स मुझे ट्रेन किए गए हैं, इन 3 में से कौन सा फ्रूट है वो क्लासिफाई कर सकता है बच्चा इजीली। हाँ हाँ, ये तो ऑरेंज है, ये तो ऑरेंज है, राइट? तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जो इनपुट आपको दिया है उसे क्लासिफाई करना है एक पर्टिकुलर क्लास में, कि ये एप्पल क्लास है, ये ऑरेंज क्लास है, ये चेरी क्लास है। तो मुझे पता है एग्जैक्टली कि मेरे पास ये फिक्स्ड नंबर ऑफ क्लासेस हैं, जो मेरा इनपुट आएगा इन्हीं क्लास में लेबल होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल आगे देखेंगे, और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। चलो रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कोई क्लास नहीं आएगी, वो आएगी वैल्यू। जैसे कि ये अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस वैल्यूज थी एक्स और वाई की। जो वाई की वैल्यू थी वो कोई एक डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं थी कि 3 या 4 या 5 में से ही कोई एक आउटपुट आएगा। क्लासेस डिफाइन नहीं थी वाई की कि इनमें से ही कोई एक आउटपुट आएगा। मेरे पास आउटपुट जो है कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू आउटपुट आ सकता है, दैट इज रिग्रेशन। बट मुझे पता है कि आउटपुट कैसे आएगा, उसकी वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए हमारे पास y दे रखा था, आउटपुट गिवन था, उसी के थ्रू मैंने मॉडल को ट्रेन किया और मुझे फाइनल जो आंसर मिलेगा वो लेबलिंग में नहीं मिलेगा, मुझे जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कंटिन्यूअस वैल्यूड फंक्शन मिलेगा। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग दैट मच? चलिए, तो अब क्लासिफिकेशन को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग प्रॉब्लम वेयर अ क्लास लेबल इज प्रिडिक्टेड फॉर अ गिवन एग्जांपल ऑफ इनपुट डेटा। क्लास लेबल मींस हमें सिर्फ ये बताना है कि ये इनपुट किस क्लास को बिलोंग करता है। ये इनपुट इधर जाएगा, ये इनपुट इधर जाएगा, ये इनपुट इधर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? दैट इज द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। फाइन, चलिए 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 इसको और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये बच्चा है, ये बच्चा है ना, बच्चा है, बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को सारे फ्रूट्स एक जैसे दिखते हैं, सारे फ्रूट्स एक जैसे, उसको पता ही नहीं है अभी कि ये फ्रूट का नाम क्या है, क्या क्लास का है, ये फ्रूट क्या है और ये फ्रूट क्या है। अब मैंने उस बच्चे को पहले ट्रेनिंग दी, पहले मैंने ट्रेनिंग दी कि देखो ये अगर इस टाइप का बड़ा फ्रूट मिलेगा, ये बड़ा अगर फ्रूट होगा और रेड कलर का है तो इसे हम बोलते हैं एप्पल। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है, बड़ा फ्रूट है, ऑरेंज कलर का है,
तो ये होगा ऑरेंज। छोटे 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 मल्टीपल फ्रूट्स हैं, साइज में छोटे हैं, रेड कलर में हैं, तो वो है चेरीज। ये मैंने पहले ट्रेनिंग दे दी है बच्चे को। अब अगर रोज 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 उस बच्चे को मैंने बता दिया, ट्रेनिंग दे दी कि देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग ये वाला फ्रूट एप्पल होगा, ये वाला ऑरेंज होगा, ये वाला ये होगा, तो जब एक नया फ्रूट आएगा बच्चा पूछेगा कितना बड़ा फ्रूट है, किस कलर का फ्रूट है, उसके बेसिस पे वो क्लासिफाई कर लेगा एक फ्रूट को कि वो ऑरेंज होगा, एप्पल होगा या चेरी होगा। दैट इज द क्लासिफिकेशन। तो हमने पहले डेटा दिया, इस डेटा को एल्गोरिदम में अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमने उसे क्लासिफाई कर दिया। गॉट इट। एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है क्लासिफायर का कि कोई नया मेल जब अगर आता है तो उस नए मेल को आपको इनबॉक्स में शो करना है या उसे स्पैम में शो करना है। क्या उसे स्पैम फिल्टर करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी पहले ट्रेनिंग दी जाती है। पहले उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि देखो अगर ये वाले पर्टिकुलर सेंडर ने मेल भेजा है तो ये इनबॉक्स में आना चाहिए, ये वाला सेंडर का इनबॉक्स में, ये वाले सेंडर का स्पैम में, ये सेंडर का इनबॉक्स में। तो जब नया सेंडर, कोई भी एक नया सेंडर आता है तो ये क्लासिफायर अंडरस्टैंड कर लेता है कि अच्छा ये सेंडर तो मेरे को बताया गया था कि ये सेंडर से आता है तो इसे इनबॉक्स में डालना है, तो वो क्लासिफायर जो फंक्शन है वो उसे इनबॉक्स में डाल देता है या फिर स्पैम में डाल देता है। तो क्लासेस है हमारे पास आउटपुट की दो, कौन सी, या तो इनबॉक्स या स्पैम फोल्डर, राइट। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है जो भी इनपुट आता है उसके पहले मुझे आउटपुट पता थे और उसके बाद में मैंने जो एक नया इनपुट आया उसको क्लासिफाई किया, जो दो या दो से ज्यादा क्लासेस मेरे पास थी उनमें से एक क्लास में। दैट इज द क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमें मॉडल को एक्चुअली ट्रेनिंग देनी है। पहले मॉडल को अगर हम ट्रेनिंग देंगे सारी चीजों के बारे में तो वो मॉडल फिर प्रिडिक्ट कर पाएगा कि जो नया इनपुट आया है वो नया इनपुट क्लासिफाई कर पा रहा है या नहीं, राइट। जैसे एक नया मॉडल है, एक नया मॉडल क्या करता है, एक नया मॉडल जो है व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे उन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड करता है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर। तो ये कैटेगरी में क्लासिफिकेशन में मेरे तीन क्लास है, एक टू व्हीलर है, एक थ्री व्हीलर है, एक फोर व्हीलर है, राइट। तो उसके लिए मैंने पहले मेरे मॉडल को ट्रेन किया, देखो अगर ये वाला व्हीकल है तो इसे टू व्हीलर में डालेंगे, ये वाला व्हीकल है तो थ्री व्हीलर में, ये वाला व्हीकल है तो फोर व्हीलर में। पहले ट्रेनिंग दे दी, फिर कोई नया व्हीकल का इनपुट उस पर्टिकुलर मॉडल को मिलता है तो वो सीधे सीधे व्हीकल को इन तीन क्लास में से कोई एक क्लास में मॉडल कर देगा। दैट इज द क्लासिफिकेशन। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंड कर रहे हो तो यस नो बोलते जाओ, बात करते जाओ, मुझे समझ में आएगा एग्जैक्टली कि व्हाट यू गाइज आर लर्निंग। चलिए, अब ये क्लासिफिकेशन जो है चार टाइप का होता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन चार टाइप का है। एक बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब आपके पास सिर्फ दो ही क्लासेस है, दो ही क्लासेस है, 0 या 1। जैसे कि एक पर्टिकुलर स्पैम नॉट स्पैम का मैंने एग्जांपल दिया, दिस इज द बाइनरी क्लासिफिकेशन आंसर। बाइनरी क्लासिफिकेशन का क्लासिक एग्जांपल है, कोई एक ईमेल आता है, उसे स्पैम करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करना। तो क्लासेस आपके पास दो ही है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक पर्टिकुलर कस्टमर के हिस्ट्री को देखा कि इस टाइप के कस्टमर ये प्रोडक्ट बाय करेंगे, इस टाइप के कस्टमर ये प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे, परचेस नहीं करेंगे। तो अगर कोई नया कस्टमर आता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप गैदर करते हो और आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसे क्लासिफाई करते हो कि दिस कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट और नॉट, तो क्लासिफिकेशन क्या हो गया, विल बाय, विल नॉट बाय। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन का एक सिंपल एग्जांपल हो गया, राइट। अब बात करेंगे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर आंसर के लिए या एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए आपके पास मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं, मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं, मल्टीपल क्लासेस आ सकती हैं। जी हां, जैसे कि फ्रूट रिकॉग्निशन मैंने बताया, फ्रूट रिकॉग्निशन में मैंने बताया, अब यहां तो मैंने 3 फ्रूट दिए, अगर हमारी ट्रेनिंग 20 डिफरेंट फ्रूट्स की है तो मेरा जो आंसर है वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में 20 में से एक फ्रूट को आराम से क्लासिफाई कर लेगा किसी एक गिवन इनपुट फ्रूट को, राइट। फ्रूट रिकॉग्निशन है या फेस क्लासिफिकेशन है कि ये फेस किस टाइप का है,
राउंड है, लंबा है, ज्यादा चौड़ा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस कैन बी देयर, राइट। बट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और बाइनरी क्लासिफिकेशन में डिफरेंस इतना ही है कि यहां पे सिर्फ आपके पास 2 क्लासेस हैं और यहां पे कितनी क्लासेस हैं, मल्टीपल क्लासेस है। फिर बात करेंगे मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन की। अब यहां ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है, और वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन और मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन मींस एक इनपुट को आपने एक क्लास पे क्लासिफाई कर दिया। मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक इनपुट को आपने लेबलिंग कर दी कि ये इनपुट इस लेबल को है, राइट। अब देखिए एक सिंपल सी बात करता हूं, एक सिंपल सी बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बहुत सारे इनपुट दिए कि एक पर्सन जो है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके और उसके ईटिंग हैबिट्स को लेके ढेर सारे इनपुट दे दिए, और उन इनपुट को लेके आपके पास 4 क्लासेस आपने बनाई। कितनी? 4 क्लासेस। 4 क्लासेस क्या है? एक पर्सन हो सकता है मेल बट वो वेजिटेरियन है, एक पर्सन हो सकता है मेल बट वो नॉन वेजिटेरियन है, एक क्लास हो सकती है वो पर्सन फीमेल है बट वो वेजिटेरियन है, मतलब फूड हैबिट उसकी जो खाने की है वो वेज फूड ही खाती है, और एक फीमेल है जो कि आपको नॉनवेज खा सकती है या नॉनवेज फूड प्रेफर करती है। ये 4 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं। कोई भी पर्सन आया तो इन 4 में से कोई एक क्लास को वो बिलोंग करेगा। अगर आपको एक इनपुट मैंने दिया, आपने एक इनपुट को सही तरीके से क्लासिफाई कर लिया कि फॉर दिस इनपुट द पर्सन इज मेल नॉन वेजिटेरियन, दिस इनपुट फीमेल वेजिटेरियन, दिस इनपुट फीमेल नॉन वेजिटेरियन, अगर आपने ऐसा कर दिया तो वो है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बट मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन में होता यह है कि आपके पास एक पर्टिकुलर इनपुट पे मल्टीपल लेबल्स आप लगा सकते हो, मल्टीपल लेबल्स लगा सकते हो। मतलब कि अगर एक इनपुट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आया तो दैट पर्टिकुलर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन पर्सन और दैट मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में एक इनपुट को सिर्फ एक ही क्लास में रखेंगे हम, म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली एक ही क्लास को वो बिलोंग करेगा। बट मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन में एक इनपुट को आप मल्टीपल लेबल्स दे सकते हो, मल्टीपल लेबल्स एक ही इनपुट को दे सकते हो। जैसे एक इनपुट आया तो एक इनपुट मेल लेबल भी हो सकता है, मेल फीमेल में से कोई एक लेबलिंग उसकी कर दी, एक इनपुट को आपने वेज नॉन वेज में से एक लेबलिंग कर दी। तो लेबलिंग जो है वो लेबल 2 ही है आपके पास, या तो मेल फीमेल का लेबल आएगा या फिर वेज नॉन वेज का लेबल आएगा। तो एक इनपुट को आप मल्टीपल लेबल्स दे सकते हो। एक पर्टिकुलर इनपुट इनफैक्ट मल्टीपल लेबल्स को बिलोंग भी कर सकता है। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन का बहुत गजब का एग्जाम्पल आपके इंफॉर्मेशन रिट्रीवल देख लो, या फिर आप वेब जो आपके वेब सर्वर्स होते हैं वहां पे देख लो, वहां होता है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे किसी वेबसाइट ने एक आर्टिकल या एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, एक आर्टिकल आया, बहुत लेटेस्ट वाला आर्टिकल। अब उस आर्टिकल की इंफॉर्मेशन गूगल के सर्वर को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर यूजर उस आर्टिकल से रिलेटेड कीवर्ड्स टाइप करके एंटर करेगा तो गूगल को उसको शो करना पड़ेगा। तो गूगल को क्या करना है, इस नए आर्टिकल को अपने डॉक्यूमेंटेशन में स्टोर करके रखना है। बट उस डॉक्यूमेंटेशन में गूगल क्या करता है, उसे क्लासिफाई करता है कि ये डॉक्यूमेंट है किस साइज का, ये आर्टिकल है किस बेसिस पे, क्या ये इसमें अच्छा विराट कोहली का नाम है, मतलब क्या ये क्रिकेट से रिलेटेड है, अच्छा इसमें अनुष्का शर्मा का नाम है, मतलब क्या ये बॉलीवुड से रिलेटेड है, क्या ये पर्सनल हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड है।
किस चीज से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है, उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को उसको करना पड़ेगा। बट हो सकता है एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल लेबल्स आ जाए कि डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू क्रिकेट ऑल्सो, डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू पर्सनल मेंटल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि उसमें जो आर्टिकल में डिटेल्स दे रखी है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी दे रखी है। जो डॉक्यूमेंट है उसका लेबलिंग आप फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड भी कर सकते हो, राइट? तो एक डॉक्यूमेंट मल्टीपल लेबलिंग पाएगा, ताकि जब भी आप कोई यूजर क्वेरी करे तो जो भी क्वेरी करे कि विराट कोहली लेटेस्ट मेंटल हेल्थ डॉक्यूमेंट, जैसे ही आपने लिखा तो वो डॉक्यूमेंट वहां से फेच होके आ जाए। तो गूगल क्या करता है, जैसे ही कोई नया डॉक्यूमेंट आता है उसे अपने डॉक्यूमेंट की स्टोरेज में कर लेता है स्टोर, और क्लासिफाई करता है लेबलिंग के थ्रू, ताकि उससे रिलेटेड किसी ने कोई क्वेरी सर्च की है तो वो क्वेरी के थ्रू google.com या गूगल के जो वेब सर्वर है वो आपको स्टोर करके या फेच करके वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दे दें, वो आर्टिकल दे दें। आई होप आप कुछ समझ पा रहे हो। बात करते रहना ताकि मुझे समझ में आए कि यू गाइज आर लर्निंग समथिंग। एक 10 मिनट पहले की बात बोलता हूं, 10 मिनट 10 मिनट्स बिफोर दिस पर्टिकुलर सेशन आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई वॉज फीलिंग सो अनईजी दैट आई वॉन्टेड टू कैंसिल दिस क्लास। सडनली आई थॉट चलो यार, नहीं स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं काफी दिन से, उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिला, 2 क्लास ली है, 1 क्लास और बची है वीक की, ये ले लेना चाहिए। वेदर वॉट एवर विल हैपन आई विल रेस्ट लेटर। ये मेरा एक्साइटमेंट था टू टीच यू। आपका एक्साइटमेंट भी शो करते रहें थ्रू योर मैसेजेस एंड ऑल, ताकि मुझे समझ में आए एग्जैक्टली। ठीक है, ये मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन के बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट पहले मुझे क्लासेस पता होनी चाहिए, लेबल्स सारे पता होने चाहिए, और जो इनपुट आएगा उसे किन लेबल पे अटैच करना है या कौन कौन से लेबल इस इनपुट को देना है, ये फिर मैं डिसाइड करूंगा मेरे मॉडल के थ्रू। पर मुझे क्लासेस पता होनी चाहिए, सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन की। इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन एक ऐसा क्लासिफिकेशन होता है जिसमें कि एक क्लास में मैक्सिमम एंट्रीज होती हैं और बची हुई दूसरी क्लास में कम एंट्रीज होती हैं। जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट जो हुई है वो फ्रॉड है या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, फ्रॉड की कम, तो उस क्लासिफिकेशन में इम्बैलेंस होता है कि कम होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और फ्रॉड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इम्बैलेंस्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। आउटलायर डिटेक्शन, मैंने आउटलायर आपको कल भी बताया था लास्ट सेशन में। आउटलायर क्या होता है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इनपुट्स हैं वो एक ही क्लास में आ रहे हैं, कुछ 1 या 2 ही किसी दूसरी क्लास में जाते हैं, राइट? ऐसा ही आपके पास जितना डेटा दे रखा है वो अराउंड एक ही पर्टिकुलर क्लास के अराउंड है, बचा हुआ 1 या 2 डेटा बाहर की तरफ है, तो आउटलायर होगा वो। मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है, अगर उसका ब्लड टेस्ट देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों के ब्लड टेस्ट में ब्लड शुगर या फिर आप कह सकें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी रेंज में ही आती है, जो एक्चुअल रेंज होती है, कुछ लोगों की ही क्वांटिटी बाहर आती है। तो जो क्लासिफिकेशन है कि यस द हीमोग्लोबिन इज इन द रेंज और नॉट रेंज, इन द रेंज नॉट इन द रेंज, तो इन द रेंज की क्वांटिटी ज्यादा होगी, नॉट इन द रेंज की क्वांटिटी कम ही आती है, राइट? तो इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन में एक पर्टिकुलर क्लास में मैक्सिमम एंट्रीज या मैक्सिमम इनपुट्स क्लासिफाई होते हैं, दूसरे में कम से कम। आउटलायर रिमूव करने से मीन करेक्ट आता है। देखिए राज, ये आपके इनपुट डेटा पे डिपेंड करेगा कि आप आउटलायर को रिमूव करोगे या नहीं करोगे। कितने आउटलायर्स आपके पास हैं, उनको रिमूव करने से क्या इंपैक्ट आएगा आपके आउटपुट फंक्शन पे, आपके मॉडलिंग पे, ये डिसाइड करना जरूरी है। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट है। आप आउटलायर हटा के देखो सारे कुछ, और बिना हटाए देखो, और फिर चेक करो कि आपका मॉडल कितना एक्यूरेट काम कर रहा है। उसके बेसिस पे आप आउटलायर्स का डिसीजन लोगे कि आप आउटलायर्स को हटाओगे भी कि नहीं हटाओगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिग्रेशन की। तो क्लासिफिकेशन में तो हमारे पास क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस में हम इनपुट को क्लास कर देते हैं, अच्छा तुम ये टाइप के, तुम ये टाइप के, तुम ये टाइप के। रिग्रेशन में हमारे पास में आती है रियल वैल्यूज या फिर कंटिन्यूअस वैल्यूज, जिन्हें हम आउटपुट फंक्शन के थ्रू प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैल्यूज लाइक वेट या सैलरी या समथिंग।
रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी पेयर है, कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट्स का पेयर है कि ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। अब बताओ कि अगर ये इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा। अब जो आउटपुट होगा वो कोई क्लास नहीं होगी, वो होगा एक वैल्यू दैट कैन बी अ रियल और कंटिन्यूअस वैल्यू। तो हम वेट को या फिर सैलरी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखो मैं लेके आया हूं। सपोज एक मार्केटिंग कंपनी है ए, जिसने क्या किया, अलग अलग ईयर में एडवर्टीजमेंट्स पे कुछ खर्चा किया और उस खर्चे से उसे पता चला कि इतना खर्चा करने पे कितना उसे बेनिफिट मिला। सपोज कंपनी ने एक साल 900 रुपीज, ठीक है, ये 1000 में मान लो या लाख में मान लो, जो भी 900 रुपीज का उसने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया तो उसे 10,000 रुपीज का सेल्स हुआ उस साल में। 1200 खर्चा किया तो 1300 का सेल हुआ। अगर 1500 का एडवर्टीजमेंट में उसने खर्चा किया तो 18,000 हुआ। 1000 रुपीज किया तो 12,000 हुआ। 1300 किया तो 13,700 हुआ। अगर आप 2000 रुपीज का वो चाहती है कंपनी एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट करना, तो उसका सेल कितना हो सकता है ये प्रिडिक्ट करो। ये प्रिडिक्ट करना है, ये प्रिडिक्ट करना है। तो ये क्या होगा, एक वैल्यू होगी। जी हां, क्या ये किसी क्लास को बिलोंग करेगी? नहीं, एक वैल्यू होगी। ये प्रिडिक्ट, पर प्रिडिक्ट करने के लिए आप देख सकते हो मेरे पास पुराने आउटपुट हैं, कुछ इनपुट से आउटपुट का जो एक पर्टिकुलर कनेक्शन दे रखा था वो है मेरे पास। जी हां, है वो मेरे पास। अगर वो मेरे पास है तो उसके बेसिस पे मैं मॉडलिंग करूंगा, और मॉडलिंग जो मैं करूंगा मैथमेटिकली, उस मॉडलिंग के बेसिस पे आई विल प्रिडिक्ट कि कितना हमारे पास सेल्स आएगा इस साल में। अब ये रिलेशन कैसे फाइंड करने हैं, इसके लिए हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल होते हैं अलग अलग टाइप के। बहुत अलग अलग टाइप के मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। सबसे इजीएस्ट मॉडल जो होता है लीनियर मॉडल की, लीनियर जैसे मैंने यहां पे बताया था, दैट वाज द लीनियर मॉडल का बेस्ट एग्जांपल जो मैंने यहां बताया था कहीं। तो ये रहा, ये है लीनियर मॉडल। आप लीनियर इक्वेशन x और y के बीच में देख लो, y इक्वल्स टू सम लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, और आपको लीनियर इक्वेशन के थ्रू मिल जाएगा आउटपुट y फॉर एनी न्यू वैल्यू ऑफ x। अब हो सकता है हमारे पास x जो वेरिएबल है एक से ज्यादा हो, मल्टीपल x वेरिएबल्स हो, बट उनकी भी लीनियर इक्वेशन आप बना सकते हो। y का लीनियर इक्वेशन बना सकते हो इन टर्म्स ऑफ ऑल x। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपको लीनियर इक्वेशन बनाना आती है, नहीं आती तो हम इसको रिग्रेशन को मैथमेटिकली भी देखेंगे जब ये आएगा डिटेल में। जब डिटेल में आएगा तब मैं वो भी बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो जब आएगा तब बताऊंगा कि ये लीनियर इक्वेशन आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे बनाओगे। फिर आपके पास मल्टीपल टाइप के रिग्रेशन आते हैं, लासो एंड रिज एंड बहुत अलग अलग टाइप के रिग्रेशंस हैं। वो सब हम एक एक करके देखेंगे। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे उनका, फिर उनका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि उन्हें रिग्रेशंस को एक्चुअली कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू। सब कुछ देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिग्रेशन का मतलब समझ में आया, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस समझ में आया तुमको, है ना, ठीक है। कुछ और एग्जांपल यहां पे दे सकते हो कि मार्केट के ट्रेंड को डिटरमाइन करना, कि एक पर्टिकुलर कंपनी, जो अभी तक मैंने यहां पे बताया था कि एक कंपनी ने इतना इतना मनी स्पेंड किया तो उसको इतना प्रॉफिट हुआ। अगर इतना इतना मनी स्पेंड करेगा एडवर्टीजमेंट्स में या उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में या मैन पावर बढ़ाने में, तो उसे कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ये हाउस का प्राइस प्रिडिक्शन करना। हाउस का प्राइस प्रिडिक्शन करना मतलब मैंने बहुत कुछ दे रखा है एक घर के बारे में, कि वो घर फ्लैट है या अपार्टमेंट है, कितना साइज का है, किस एरिया में है, लोकेलिटी उसकी दे रखी है, उसमें कितने रूम्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, फर्निश्ड है कि सेमी फर्निश्ड है कि फुल्ली फर्निश्ड है। बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है घर की, और फिर एट द एंड उसका प्राइस दे रखा है। ऐसे मैंने 1000 हाउसेस के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका आउटपुट दे रखा है, उसका प्राइस। आपने अपने मॉडल को ट्रेनिंग देना है ये सारी वैल्यूज पे, और फिर ये बताना है कि ये जो हाउस, एक नया हाउस का, अगर मैं आपको ये सारा कैरेक्टरिस्टिक देता हूं कि ये हाउस है,
ये पर्टिकुलर हाउस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप प्रिडिक्ट करो कि उसका प्राइस कितना हो सकता है, तो आपको उसका हाउस का प्रिडिक्शन बताना है थ्रू रिग्रेशन। स्टॉक मार्केट, ऑफ कोर्स आमिर, स्टॉक मार्केट बिल्कुल रिग्रेशन ही होता है। स्टॉक मार्केट में, मार्केट ट्रेंड्स में रिग्रेशन ही होता है, बट ये रिग्रेशन जो है वो कुछ ऐसी चीजों पे डिपेंडेंट है जो हमारे पास ऑलरेडी नोन है। अगर अननोन चीजें इसमें आएंगी तो फिर हम सही प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो डिपेंड करता है एग्जैक्टली कि हमारे पास इनपुट क्या है। अगर आप कुछ भी प्रिडिक्ट करना चाहते हो और अगर आपके पास सारे इनपुट अवेलेबल हैं और आपने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया है उन इनपुट्स पे, तो ऑफ कोर्स आपका जो आउटपुट है वो सही प्रिडिक्ट होगा, अगर आपके मॉडल ने सही तरीके से ट्रेनिंग ली है तो। अगर आपने इनपुट सही नहीं दिए हैं और आउटपुट आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे करेक्टली, तो ऑफ कोर्स वो मॉडल सही तरीके से ट्रेन नहीं होगा, और ट्रेन नहीं होगा तो सही आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल पूछूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा यहां पे, और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्लासिफिकेशन है और क्या रिग्रेशन है। I have given you weather forecasting of last 500 days। आपको मैंने पिछले 500 डेज की वेदर फोरकास्टिंग दे रखी है। टेम्परेचर, इंक्लूडिंग द टेम्परेचर, विच डेट, किस डेट पे कौन सा क्या टेम्परेचर था, प्रेसिपिटेशन कितना था, बारिश हुई कि नहीं हुई, स्नो हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ जितना भी फोरकास्टिंग से रिलेटेड एक एक पैरामीटर है मैंने सब कुछ दे रखा है आपको। अब आपको प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन today's forecasting कि आज के दिन हॉट होगा या कोल्ड होगा। प्रिडिक्ट करना है आपको कि आज का दिन गर्म रहेगा या ठंडा रहेगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस? तरुण, आपको जब भी बुक्स की जरूरत पड़ेगी मैं आपको डेफिनेटली बुक्स के बारे में बताऊंगा। अभी जरूरत नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। बुक्स जब भी जरूरत लगेगी, जिस भी टॉपिक की लगेगी, मैं बराबर बताऊंगा। तो ये है क्लासिफिकेशन। ये है क्लासिफिकेशन किस टाइप का? बाइनरी क्लासिफिकेशन। आपको क्लासिफाई करना है डे को बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट कि वो हॉट है या कोल्ड है। बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन क्यों? क्योंकि आपके पास आउटपुट दो में से एक ही प्रिडिक्ट करना है, या तो हॉट या कोल्ड। सेकेंड, आपको प्रिडिक्ट करना है बेस्ड ऑन टुडेज फोरकास्टिंग कि आज का जो पॉल्यूशन है वो किस लेवल का है। ग्रीन में आएगा, येलो में आएगा या रेड में आएगा। आज कितना पॉल्यूशन है, जो पॉल्यूशन इंडेक्स है, ये पॉल्यूशन इंडेक्स किस जोन में है आज के दिन का। सिटी का पॉल्यूशन जो है वो किस जोन में है आज की फोरकास्टिंग के बेसिस पे आपको ये बताना है। तो आप बताओ कि ये ग्रीन में आएगा, येलो में आएगा, रेड में आएगा, ये कौन सी प्रॉब्लम है। इसे हम बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है या मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन है? ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, क्योंकि कोई भी एक पॉल्यूशन इंडेक्स जो आज का होगा या तो ग्रीन का होगा, येलो का होगा या रेड होगा, एक से ज्यादा लेवलिंग का नहीं होगा। तो ये होगा मल्टी क्लास।
मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अब अगर आपको बेस्ड ऑन टुडेज फोरकास्टिंग आपको पता करना है आज का टेम्परेचर, कि आज टेम्परेचर क्या होगा इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो ये क्या होगा। अगर आपको टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है तो ये क्या होगा। अगर आपको टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है तो ये होएगा रिग्रेशन। आई होप अब आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस तो समझ में आया हो। मशीन लर्निंग का पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, लोगों को क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। आई होप मैं आपको समझाने के काबिल हुआ और आप समझने के काबिल हो पाए। अगर इतना है तो मुझे मजा आ जाएगा। बढ़े आगे, शुड वी गो, शुड वी गो। देखिए मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन आमिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही लेवल में से एक लेबल लगाना है, मल्टीपल लेवल में से कोई भी लेबल लग सकते हैं और एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे या एक पर्टिकुलर इनपुट पे मल्टीपल टाइप्स के लेबल में से कोई एक लेबल लग सकता है। कि अगर देखा जाए तो किस टॉपिक पे कोई डॉक्यूमेंट है तो वो पॉलिटिक्स टाइप का भी हो सकता है, वो फिटनेस टाइप का भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ का भी हो सकता है, स्पोर्ट्स टाइप का भी हो सकता है। तो मल्टीपल लेवल में से कोई एक लेवल उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे लग सकता है, इसलिए मल्टी लेवल को हम बाइनरी में नहीं डिवाइड कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो नेक्स्ट एंड अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में हम आउटपुट नहीं देते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में मैंने दिया इनपुट, ठीक है, आउटपुट बहुत अच्छी बात है। और अब आपको नए इनपुट को प्रिडिक्ट करना था कि क्या आउटपुट आएगा नए इनपुट का। अब इस अनसुपरवाइज लर्निंग में मैंने टोटल आप पे छोड़ दिया, ये रहा इनपुट, आपको जो करना है कर लो, बता दो इसको, जैसा पैटर्न ढूंढना है वैसा पैटर्न देख लो, आपको अपनी मर्जी से कुछ करना है। डोंट वरी, इतना होपलेस नहीं है ये अनसुपरवाइज लर्निंग कि सर हम क्या करेंगे इसका, हमको तो कुछ पता ही नहीं है इसका, ऐसा नहीं होगा। इसमें आप धीरे धीरे करके पैटर्न ढूंढने लगोगे और उस पैटर्न के थ्रू आप कहीं ना कहीं आउटपुट निकाल लोगे कि हाँ ये इस टाइप के पैटर्न का आउटपुट है। तो ना तो लेबलिंग पता है मुझे, ना ही आउटपुट की रेंज पता है, आउटपुट पता है कि अच्छा कैसे आउटपुट मिलेगा मुझे, बट स्लोली व्हेन आई विल ट्राई टू लर्न, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये इनपुट को ऐसे आउटपुट में तब्दील किया जा सकता है, कुछ पैटर्न या कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन वहां से निकाली जा सकती है उस गिवन इनपुट के थ्रू, राइट। जैसे कि एक डेफिनेशन जो है वो पहले पढ़ लो, डिटरमाइनिंग अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ मशीन लर्निंग टेक्निक इन विच the users do not need to supervise the model. Instead, it allows the model to work on its own to discover the patterns and information that was previously undetected. पहले जिनका आउटपुट पता नहीं था, इंफॉर्मेशन या पैटर्न पता नहीं थी, उन पैटर्न को डिस्कवर करना होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे डेटा के साथ डील करते हैं, डेटा ट्रेंड्स के साथ जो अनलेबल्ड हैं। मतलब हमने सिर्फ आपको इनपुट दिया, आउटपुट आप खुद से डिटेक्ट कर लो। नहीं समझ में आया? चलिए, इसका जो एक टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग में वो आता है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग, ठीक है। चलिए एक यहीं से आपको ना एक एग्जांपल दूंगा, आपको क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में डिफरेंस बराबरी से समझ में आ जाएगा, है ना, है ना। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया है, सपोज आप इस पर्टिकुलर उम्र में 21 की एज की उम्र में मैंने आपको बहुत सारे सिक्के दिए, कॉइन्स, इंडियन कॉइन्स, है ना, इंडियन कॉइन्स दिए। इंडियन कॉइन्स में आपके पास कुछ कॉइन्स हैं जो 25 पैसे के हैं, कभी अब बाई चांस आपने देखा हो, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो 50 पैसे के हैं और कुछ कॉइन्स मैंने दिया 1 रुपीज के हैं। इनकी सबकी साइज अलग अलग है
और आपको पहले से पता है कि ये वाला साइज का कॉइन 25 पैसे का है, ये वाले साइज का कॉइन 50 पैसे का है, ये वाले साइज का कॉइन 1 रुपीस का है, तो आपने ढेर सारे, मैंने एक बैग में आपको सिक्के दे दिए, मैंने आपको बोला चलो इनको अलग अलग सेग्रीगेट कर दो। आपने क्या किया, आपको पहले से मॉडलिंग आपके दिमाग में थी कि ये साइज 25 पैसे का, ये 50 पैसे का, ये 1 रुपया का। आपको चाहे रीडिंग करना नहीं आती है, यू कांट रीड कि ये 25 पैसे का है, ये 50 पैसे का है, 1 रुपए का है, बट स्टिल आप साइज पता थी आपको, तो आपने क्या किया, उनको अलग अलग कर दिया। उनको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसे बोलेंगे क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। क्योंकि आपको पता था, क्या पता था कि 25 पैसे का कॉइन छोटा है, इतना बड़ा है, 50 पैसे का ये वाला कॉइन आता है, इस टाइप का कॉइन 1 रुपए का आता है। आपको पहले से ट्रेनिंग थी इस चीज की। बैग ऑफ कॉइन्स में से आपने 3 अलग अलग क्लासेस में हर एक कॉइन को क्लासिफाई कर दिया, ये 25 पैसे का, ये 50 पैसे का, ये 1 रुपए का। बट 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 क्लस्टरिंग में मॉडल को पता नहीं है कि ये कॉइन 25 पैसे का कॉइन होता है, इसकी क्लास डिफाइंड नहीं है। ये कॉइन 50 पैसे का, ये कॉइन 1 रुपए का, ये डिसाइडेड नहीं है। एक बच्चा 4 साल का जिसने कभी पैसा देखा ही नहीं, लेट्स से 5 ईयर्स 6 ईयर्स का एक छोटा सा किड है जिसने कभी पैसे देखे ही नहीं, कॉइन्स देखे ही नहीं, मैंने उसको एक बैग थमा दिया और उसको बोला कि चल इनको सबको अलग अलग करना है, जितने पैटर्न ढूंढ सके ढूंढ ले। तो पहले तो उसने बड़े बड़े छोटे छोटे अलग कर लिए, फिर उसने देखा कि इन छोटों में भी 2 छोटे अलग अलग साइज के हैं, तो एक छोटा अलग, एक दूसरा छोटा अलग, ऐसे 3 ढेर बना दिए। बोला देखो ये अलग साइज के हैं, ये एक टाइप के दिख रहे हैं, ये एक टाइप के दिख रहे हैं, ये एक टाइप के दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये 3 टाइप कौन से हैं, बस मैंने सेग्रीगेट कर दिए। वो बच्चा ऐसा बोलता है आपको, क्या बोलोगे? उसे बोलेंगे क्लस्टरिंग। क्यों? क्योंकि मुझे आउटपुट डेटा पता नहीं था कि आउटपुट क्या आएगा। उस बच्चे को नहीं पता था कि आउटपुट क्या आएगा, उसे नहीं पता था कि ये 25 पैसे का कॉइन है कि ये 50 पैसे का है या 1 रुपए का है। उस बच्चे ने सिर्फ क्या किया, उस बच्चे ने साइज के हिसाब से जो जो उसको लगा कि ये छोटा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग उसने 2 या 3 जितने भी क्लस्टर या जितने ढेर बनाने थे कॉइन्स के बना दिए। दैट इज द क्लस्टरिंग। प्रबल, एटीएम विड्रॉल मशीन में हम कोई क्लासिफिकेशन नहीं करते, वहां कोई लर्निंग नहीं आती, हम अलग से ऑलरेडी पैसा जमा के रह के जाते हैं। वो खाली गिन लेती मशीन की, यहाँ से 3 कॉइन, यहाँ से 4, यहाँ से 3 पर्टिकुलर नोट, यहाँ से 1 नोट, यहाँ से 10 नोट, यहाँ से 5 नोट इकट्ठा करके दे दिए जाते हैं। वहां कुछ लर्निंग का कोई खास ख्याल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में बस इतना ही डिफरेंस है कि आपको ये पता है क्लासिफिकेशन में कि आउटपुट किस कैटेगरी का आएगा, एक इनपुट को उस कैटेगरी में आपको क्लासिफाई कर देने का। क्लस्टरिंग में हम इनपुट के बेसिस पे जो इनपुट दे रखा है उनमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक पैटर्न के इनपुट को एक तरफ, दूसरे पैटर्न के इनपुट को एक तरफ, तीसरे पैटर्न के इनपुट को एक तरफ करके उनके क्लस्टर बना देंगे, उनके क्लस्टर बना देंगे, ताकि हम क्या कर पाए, ताकि हम पता कर पाए एग्जैक्टली क्या कर पाए, उससे कुछ पैटर्न निकल के आ जाए। तो क्लस्टरिंग क्या है? अ वे ऑफ ग्रुपिंग द डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स। डेटा पॉइंट इज नथिंग बट मैंने जो कॉइन्स दिए थे आपको, उनको 3 अलग अलग क्लास, 3 अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर लिया, उनके कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर डेटा पॉइंट्स। उनमें कुछ सिमिलैरिटी देख के उस बच्चे ने 3 अलग अलग कलेक्शन बना दिए, उन्हें 3 क्लस्टर बोलेंगे। द ऑब्जेक्ट विद पॉसिबल सिमिलैरिटीज रिमेन इन अ ग्रुप। एक जैसी जिनमें सिमिलैरिटी रहेगी उनको एक ग्रुप में, सिमिलैरिटी नहीं है तो उनको अनदर ग्रुप में हम रख देंगे। ठीक है? इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? चलिए, क्लस्टरिंग का एक और एग्जाम्पल और हो सकता है, जब एक पर्टिकुलर टीचर आप लोगों से पूछता है, जब आप कॉलेज में नए नए एंटर होने के लिए जाते हैं, राइट, तो एक पर्टिकुलर टीचर जो है वो क्लस्टर बना देता है स्टूडेंट्स के। अच्छा, इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का हाइट वाइट अच्छा है तो इनको ये वाला स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए। बचपन में छोटे बच्चों में इनका हाइट थोड़ा कम है तो ये स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए, इनका ये वाला हाइट है तो इनको ये वाला स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए। वो क्लस्टरिंग उनकी सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे 2-3 क्लस्टर्स में डिवाइड करके और उन सबको अलग अलग टास्क दे दी जाती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्लस्टरिंग, बट सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज देखी जाती है। हमें नहीं पता है कि
कौन सी क्लास में वो हर एक पर्सन जाएगा। जैसे कि ये है, मेरे मॉडल को मैंने ट्रेन नहीं किया, मेरे मॉडल को मैंने ट्रेन नहीं किया कि किस फ्रूट का नाम क्या है, उससे बस ये सब इनपुट में दे दिया। मेरे मॉडल ने उनमें सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी खुद से ढूंढी और उन्हें 3 अलग अलग क्लस्टर में डिवाइड कर दिया। मुझे, मेरे मॉडल को ये नहीं पता है कि दीज आर दी एप्पल्स एंड पियर्स एंड स्ट्रॉबेरीज, नो। मेरे मॉडल को बिल्कुल क्लासेस पता नहीं है, उसने तो 3 क्लस्टर बना दिए कि एक क्लस्टर ये वाले सारे फ्रूट्स या सारे जो डेटा ऑब्जेक्ट्स थे, इनमें सिमिलैरिटी दिख रही थी, इनको एक तरफ कर दिया, इनकी सिमिलैरिटीज दिख रही थी, इनको एक तरफ कर दिया, इनमें सिमिलैरिटीज दिख रही थी, इनको सबको एक तरफ कर दिया। Yes, Tarun, let me finish the lecture, then after that I'll tell you what exactly you'll have to select. ठीक है, तो क्लासेस पता नहीं है, बस सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे हमने क्लस्टर्स बना दिए, दैट इज द क्लस्टरिंग। पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग जो हमारे पास ऑडियंस आता है ना, कोई भी ऑडियंस आई या कोई पर्टिकुलर कस्टमर्स की डिटेल आई, तो उन कस्टमर की डिटेल को हमने अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया और ये पर्सन ढूंढेगा कि कौन से क्लस्टर ऑफ मेंबर्स को मैं कॉल करूं या सेल करने की कोशिश करूं अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ताकि वो मेरी टारगेट ऑडियंस बन पाए और वो मेरा प्रोडक्ट खरीद भी पाए। तो ऐसे क्लस्टर्स में हमने डिवाइड कर दिया, उस क्लस्टर के लोगों को टारगेट किया, तो उस क्लस्टर के लोगों को टारगेट करने से ये पर्सन जो है इसका टारगेट अचीव हो गया, क्योंकि जो सेल था वो हो गया। तो किस टाइप के क्लस्टर के लोग जो है सेल लेंगे या नहीं लेंगे, इसकी डिसीजन लेके और हम क्लस्टरिंग कर सकते हैं आगे। अब अलग अलग टाइप की क्लस्टरिंग होती है, ये हम तब सीखेंगे एक्चुअली जब हम एक्चुअली क्लस्टरिंग करने जाएंगे। पार्टीशनिंग क्लस्टरिंग होती है, डेंसिटी बेस्ड होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बेस्ड होता है, हायरार्किकल होता है, फजी क्लस्टरिंग होती है। हम नहीं सीखेंगे अभी, क्योंकि थोड़ा और आपको नॉलेज चाहिए, एक थोड़ा बेस चाहिए इन सबको समझने के लिए। इन सब के लिए आपको थोड़ी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करना पड़ेंगी। वंस यू विल अंडरस्टैंड दोज, इन्हें समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं इनको अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। फिर अब सुपरवाइज अनसुपरवाइज का मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, सुपरवाइज में मैंने बताया 2 चीजें, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन। अनसुपरवाइज में मैंने बताया क्लस्टरिंग। तो सुपरवाइज में मैंने बताया कि आपको इनपुट दे रखा है और करेक्ट आउटपुट भी दे रखा है, बहुत सारे इनपुट्स के लिए। कुछ इनपुट के लिए आपको प्रिडिक्ट करना है फिर कि ये करेक्ट आउटपुट क्या होना चाहिए, दैट इज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड में मैंने सिर्फ इनपुट दिया, आउटपुट कुछ ही नहीं दिया, बट हाँ होप थी कि हम आउटपुट पैटर्न कहीं से भी निकाल लेंगे, क्लस्टरिंग करके निकाल लिया हमने, ठीक है। फिर अब एक और आता है तीसरा चीज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज योर डे टू डे लर्निंग कैपेबिलिटी, जो आप सीखते हैं इस रियल वर्ल्ड में रह के। इसमें आपको कुछ इनपुट है, दे रखे हैं इनपुट, ऑफ कोर्स वो तो हमेशा गिवन होंगे, कुछ आउटपुट भी दे रखे हैं और आपको ये ग्रेड करना है कि ये आउटपुट किस ग्रेडिंग का है। जो आउटपुट मिला है इसे ग्रेडिंग करनी है, मतलब आपको पता करना है कि ये आउटपुट से हमें रिवॉर्ड मिलेगा या नेगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल। एक छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, उसने एक गरम चाय का कप देखा, उसमें से भाप निकलती हुई देखी, उसके पास क्यूरियोसिटी है तो वो पास में जाएगा, उसको टच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे कप से भाप निकलते हुए नहीं देखी, तो पहली बार जाएगा, टच करने की कोशिश करेगा। ये था उसका क्या रिवॉर्ड जो उसे मिलेगा। टच करने की कोशिश करेगा, हाँ गर्म लगा, तो उसे रिवॉर्ड मिला नेगेटिव टाइप का रिवॉर्ड। नेगेटिव टाइप का रिवॉर्ड मिला तो उसने अपने आप को लर्न करवाया कि अगर ऐसा सीन बनता है तो टच नहीं करने का। ये एक्सपीरियंस है उसका, हाँ ये एक्सपीरियंस है, उसे लर्निंग मिली, उसने फीडबैक दिया अपने आप को। अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम अगर कब देखेगा तो कोशिश करेगा अपने प्रीवियस इंस्टेंसेस को रिकॉल करने का सेम टाइप के, फिर देखेगा। चलो एक बार उसको लगा कि नहीं यार पिछली बार हो सकता है अलग टाइप का हो, इस बार देखूं, इस बार भाप निकल रही है, वापस से टच करने की कोशिश करूं, टच करने की कोशिश करी, हाँ फिर से उसे गर्म लगा। अब वो पक्का तीसरी बार जो है इसको हाथ नहीं लगाएगा, गर्म लगेगा उसे। तो क्यों? क्योंकि उसने there is actually some sort of pain that fellow, that small kid has felt.
तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एक्चुअली होता क्या है, आपका मॉडल जो है जो ग्रेड करने की कोशिश करेगा, कुछ एक्शन लेगा, इस एक्शन का उसे मिलेगा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है, रिवॉर्ड नेगेटिव भी हो सकता है। इस रिवॉर्ड को वापस एज अ फीडबैक, एज एन एक्सपीरियंस वो लेगा और फिर नया एक्शन प्लान बनाएगा, नया एक्शन प्लान बनाएगा। अब नया एक्शन प्लान बनाया तो वो नया एक्शन प्लान जो है वो उसके बेसिस पे उसको पता चलेगा कि रिवॉर्ड क्या है, फिर धीरे धीरे करके वो अपने आप को और ज्यादा लर्निंग करवाएगा। एक और एग्जांपल दूं, अगर आपके पास कोई पेट है, लेट्स से आपके पास एक कैट है, कैट है यहां बैठी हुई है, आप बहुत दूर यहां सोफे पे बैठे हुए हो, आप चाहते हो कि कैट कुछ एक्शन करे, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, आप रिवॉर्ड के लिए ललचाओगे। आप एक काम करोगे, एक फिश आपने हाथ में ली और उसको बोलोगे ये दिखाओगे, ये लगा जाओ। वो कैट को समझ में आएगा, वो क्या कुछ करेगी। अगर कैट ने कुछ एक पर्टिकुलर एक्शन की, दौड़ के आई, रन करके आई या कुछ भी एक्शन किया, तो आपने उसको रिवॉर्ड में ये फिश दे दी, तो वो कैट याद रखेगी नेक्स्ट टाइम। वो कैट याद रखेगी कि ये एक्शन से मुझे फूड मिलेगा, तो वो अब लालच में आके और सेम एक्शन बार बार करने की कोशिश करेगी, तो उसे पता चलेगा चलो एक और फिश मिलेगी। तो ये उसकी रीइंफोर्समेंट लर्निंग थी। क्यों? क्योंकि आपने उसे रिवॉर्ड दिया और उस रिवॉर्ड को उसने अपने एक्शन प्लान में इंप्लीमेंट करके और आगे के आने वाले एक्शन उसी के बेसिस पे किए। ऐसे नेगेटिव एक्शंस भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसी हरकत की उसने जिससे उसे हो सकता है कोई नेगेटिव एक्शंस फील करने को मिले, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेगी, वो वैसा काम नहीं करेगी। दैट इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो आपका एजेंट होता है, जो आपका एक्शन एजेंट होता है, वो एक्शन लेता है, एक्शन लेता है, एक्शन से उसे मिलता है रिवॉर्ड। अब उस रिवॉर्ड को वापस से अपने इनपुट में लेके और वो और एक्शन लेगा ताकि और रिवॉर्ड मिले, और वो धीरे धीरे करके ट्रेन होते जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल बताता हूं इस चीज का, बड़ा सिंपल सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है, आई डोंट नो वेयर आई हैव हर्ड अबाउट इट, कि आपको मैंने एक ऐसे लोनली आइलैंड पे जाके और छोड़ दिया। अरे मान लो बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता है ना, कहो ना प्यार है मूवी देखी होगी आपने, उसमें भी ऐसा होता है, एक कपल जो है वो लोनली आइलैंड पे रुक जाता है। अब आप तो वहां अकेले ही हो, कोई है ही नहीं। अब आपको धीरे धीरे करके देखना पड़ेगा कि हाउ यू विल फाइंड योर फूड, हाउ व्हाट यू विल ईट, व्हाट यू विल नॉट ईट, कहां आप रहोगे ताकि आप सेफ रह पाओ, लोगों की नजर में आ पाओ, जंगली अगर जानवर वहां पे हैं या कुछ भी ऐसा आपके पास खतरा है तो उसे कैसे टाल पाओ, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके लर्निंग करोगे। हो सकता है आप ऐसी जगह पे सो गए जहां पे सांप वाप निकल के आ गए, रात में देखा अरे सांप थे, तो अगली बार उस पर्टिकुलर जगह पे आप नहीं सोओगे। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिव रिवॉर्ड मिला, आपने लर्निंग की, लर्निंग के बाद वापस नेक्स्ट टाइम आपने जो भी एक्शन लिया वो एक्शन उस लर्निंग को मद्देनजर रखते हुए लिया। तो ये क्या हो गई? रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गई। तो तीनों टाइप की लर्निंग मैंने आपको बता दी, तीनों टाइप की लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को ये तीनों टाइप की लर्निंग समझ में आई हो। ठीक है, अगर समझ में आई है तो मुझे जल्दी से एक्सप्लेन कर दो, जल्दी से एक्सप्लेन कर दो ये समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो आज का जो सेशन था वो इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ डेटा माइनिंग की बात करेंगे कि डेटा माइनिंग होता क्या है, और फिर उसके बाद हम कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। अब आप बोलोगे सर ये क्यों जरूरी है? देखिए मैं चाहता हूं आपको इसी सेशन की इसी प्लेलिस्ट में सब कुछ मिले। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सब कुछ मिले तो सीखना तो पड़ेगा। कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स, स्टेट्स और उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें जो हमें मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग और डेटा साइंस को सीखने में काम आएगी, वो सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। तो हम डेटा माइनिंग और कुछ स्टेट्स से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीजें, बेसिक सी टर्म सीखने की कोशिश करेंगे। 2 या 3 क्लासेस लगेंगे उसके लिए, और उसके बाद फिर हम स्विच करेंगे पाइथन लैंग्वेज में। वंस वी विल लर्न द बेसिक्स ऑफ पाइथन, फिर हम स्टार्ट करेंगे ये मशीन लर्निंग में जो हमने रिग्रेशन देखा या फिर क्लासिफिकेशन देखा, इनकी मेथड्स और इनके इम्प्लीमेंटेशन पे। अलग अलग क्लासिफिकेशन मेथड्स होती हैं, डिसीजन ट्री मेथड होती है और बहुत सारी मेथड्स हैं, वो सारी एक एक करके हम मेथड्स देखेंगे, उनकी लर्निंग करेंगे। सिमिलैरिटी कैसे निकालेंगे क्लस्टरिंग में वो देखेंगे, डिसिमिलैरिटी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे मैथमेटिकली, फिर उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे पाइथन में, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस में ले रहा हूं। शुड आई परस्यू अ करियर इन डेटा साइंस आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा व्हाइल डूइंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट एंड गुड नॉलेज?
रमिक मुखर्जी, किसी भी डेटा साइंस इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका डोमेन नॉलेज। आप किसी एक डोमेन नॉलेज को लेके चलिए, या तो सेल्स या बिजनेस एनालिटिक्स, किसी भी स्पेसिफिक डोमेन की, बैंकिंग डोमेन की, रिटेल डोमेन की, बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग डोमेन की, या फिर मेडिकल डोमेन की, कोई भी एक डोमेन नॉलेज को लेके चलिए, उसके प्रोजेक्ट्स के इंप्रूव करें, ताकि आपको जो है अगर कभी भी जॉब के लिए जाना पड़े तो उस डोमेन नॉलेज प्लस डेटा साइंस की इंप्लीमेंटेशन दोनों को कलेक्टिवली आप शो कर पाए। कोई भी डेटा साइंस इंजीनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन का नॉलेज। अगर डोमेन का ही नॉलेज नहीं है तो आप डेटा को सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे, आपकी मॉडलिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। चलिए, तरुण बोलते हैं सर मैं डेटा साइंस लूं या कॉम्पिटिटिव कोडिंग करूं या गेट। तरुण, ये पूरा आपका डिसीजन है डियर। आपको अपने करियर में कैसे आगे ग्रो करना है उसके बेसिस पे ये आपका डिसीजन होगा। कुछ लोग गेट लिख के अच्छे कॉलेज से एमटेक करके और अच्छी जॉब पाते हैं, कुछ लोग अपनी स्किल डेवलप करते हैं, और कुछ लोग डेटा साइंस। देखिए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कुछ हद तक आपको हर जगह लगेगी। अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो वहां भी प्लेसमेंट के लिए आपको कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप डेटा साइंस इंजीनियर की पोस्ट के लिए भी जाते हैं किसी अच्छी कंपनी में, तो डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, तो वो तो आप कवर कर लो। गेट या डेटा साइंस, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आप खुद से देखो कि मुझे परस्यू क्या करना है और मेरा टारगेट क्या है। आप डिसाइड करो पहले अपना टारगेट, अपना लाइफ का टारगेट, और उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करो आगे चीजें क्या करनी है। पर डेटा स्ट्रक्चर और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव कोडिंग का जो एक बेसिक एलिमेंट है वो तो कवर करके चलो ही चलो। ठीक है, चलिए। ये दो टाइप के रिवॉर्ड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो रिवॉर्ड्स हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए टी इज टाइम। टाइम जब आपने रिवॉर्ड दिया आर टी टाइम पे, तो इस एजेंट ने कुछ एक्शन लिया, उस एक्शन के थ्रू नेक्स्ट टाइम आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा वो है। अभी मैथमेटिकली इसको इतना समझने की कोशिश मत करो। मैं जब ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग आएगी, इसे और ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे और ज्यादा अच्छे से देखेंगे और क्लियरली बताऊंगा एग्जैक्टली कि क्या है। तो नेक्स्ट क्लासेस का मैंने प्लान आपको बता दिया है। पहले तो हम डेटा माइनिंग सीखेंगे एक क्लास में, फिर हम बेसिक स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी देखेंगे। अब आप बोलोगे सर कि ये तो हमें आता है, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या आता है और क्या नहीं। बहुत ज़रूरी है बेसिक स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद में फिर हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। बेसिक पाइथन सिखाऊंगा ताकि आपको जीरो से, एकदम जीरो से पाइथन सीखने को मिले, और कुछ 8 to 10 लेक्चर में हम पाइथन के बेसिक्स कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.